वहाँ पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, बेलपत्ती साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। आतंकियों की बची खुदी जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ हैं। मैडम ये जो वहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो, मेरे पति को बचा लो। हम बचा देंगे, कोई बात नहीं। मैंने पहली कोशिश की जख्मियों को रेफर करने की हॉस्पिटल। सब हलचल मच गई और सब लोग नीचे जमीन पे लेट गए और उसी दौरान लकी का बेटा लेके मैं भी नीचे लेट गया और टीटू की बेटी लेके 2 बच्चों को लेके मैं भी नीचे लेट गया। शुक्र है अल्लाह का, सही सलामत जो हमारे गेस्ट थे 11 के 11 सही सलामत मैंने पहलगाम तक पहुंचाए। अब श्रीनगर आज सुबह में उनको छोड़ के वापस आया एयरपोर्ट से। ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसके नतीजे में कई टूरिस्ट हलाक हुए। उम्र चलना यार, ओए था कोई दिसता जहांगीर तो यार बिहारियां पे था जोते यार, मौत ही कश्मीर की। लेकिन इस हमले के बाद सूरत हाल काफी बिगड़ चुकी है, क्योंकि अब ये हमला सदियों पुराने 2 दुश्मन ममालिक के दरमियान जंग की सूरत अख्तियार कर चुका है। अब पहले की तरह इस बार भी इंडिया ने इस हमले का कसूरवार पाकिस्तान को ठहराया है। मकबूजा कश्मीर में होने वाले हमले के बाद दोनों ममालिक के दरमियान इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या भारत पाकिस्तान का पानी बंद कर सकता है? पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की हिम्मत मोदी के अंदर कहां से आई? और जो इंडियन रेंजर पाकिस्तानी हदूद से पकड़ा गया, उससे क्या चीज बरामद हुई? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। बाईस अप्रैल 2025 का मकबूजा कश्मीर के अंदर पहलगाम में 4 दहशतगर्दों की जानिब से एक हमले की खबर सामने आती है। पहलगाम कश्मीर का एक टूरिस्ट पॉइंट है, जहां दूसरे कंट्री के लोग भी घूमने आते हैं, और जिस वक्त इस जगह हमला हुआ तब भी 2000 के करीब टूरिस्ट घूमने आए हुए थे। इस हमले के नतीजे में 26 से ज्यादा टूरिस्ट हलाक भी हुए, जिनमें इंडियन नेवी का एक ऑफिसर भी शामिल था। मरने वालों में ज्यादा तादाद इंडियन की थी, जबकि एक नेपाली था। इस हमले में किसी ने अपना भाई खोया तो किसी ने अपना बेटा, और कोई अपने लाइफ पार्टनर से हमेशा के लिए जुदा हो गया। जैसे कि जयपुर के 32 साल नीरज उदवानी, जो कि दुबई में काम करते थे, ये छुट्टियां मनाने घर आए हुए थे कि अपनी वाइफ के साथ पहलगाम की सैर करने का प्लान बनाया, मगर उन्हें क्या मालूम था कि जहां वो सैर करने जा रहे हैं वहाँ जिंदा वापस नहीं लौटेंगे। इसी तरह हरियाणा के 26 साल इंडियन नेवी विनय नरवाल, हमले से ठीक 6 दिन पहले उनकी शादी हुई थी और वो अपना हनीमून मनाने पहलगाम आए हुए थे। ये एक ऐसा हनीमून था जिनमें उनकी वाइफ बेवा होकर वापस लौटी। बाद में हमले की जो वीडियो सामने आई वो बहुत खौफनाक थी। अब वहाँ पर जो सर्वाइवल थे, उनका कहना था कि पहले हमसे नाम पूछा गया, फिर मजहब पूछा गया, जो हिंदू थे उन्हें मारा गया और जो मुस्लिम थे उन्हें छोड़ दिया गया। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी। जैसे कि एक लड़की ने कहा कि एक हस्बैंड वाइफ फूड स्टॉल पर पानी पूरी खा रहे थे कि एक दहशतगर्द उनके पास आया और कहा कि शायद ये मुस्लिम नहीं हैं, और उन्हें वहीं पर गोली मार दी। कुछ ऐसा ही कहना था पुणे की 26 साल आसवारी का। उन्होंने कहा कि जब हमने दूर से दहशतगर्दों को फायरिंग करते देखा तो मेरी फैमिली खुद को बचाने के लिए एक टेंट में चली गई, लेकिन वो लोग वहाँ पर भी आ गए और मेरे वालिद को इस्लामिक अल्फाज बोलने को कहा। जब मेरे वालिद ना बोल पाए तो उन्हें गोली मार दी गई। इस हमले में अपनी जान गंवाने वाले लोगों में पुणे के रहने वाले संतोष जगदाले थे, जिनका अपने परिवार से साथ हमेशा हमेशा के लिए छूट गया। लेकिन संतोष की बेटी ने अपने पिता के उन्हीं लथपथ कपड़ों को पहनकर उनकी अर्थी को कंधा दिया, जो उन्होंने हमले से कुछ वक्त पहले पहने हुए थे। अब इस हमले के बाद जहां दुनिया के बेशुमार ममालिक ने इसकी मजम्मत की है, वहीं पाकिस्तान ने भी गम का इजहार करते हुए इंडिया को ये साइलेंट मैसेज दिया कि इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन इस बुरे वक्त में हम आपके साथ हैं। मगर इस हमले के बाद इंडिया की जानिब से जो बयान सामने आए और पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिशें रचाई जा रही हैं, उन्हें देखते हुए हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी कभी नहीं बदल सकता। बजाय इसके कि वो अपने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर फोकस करे, उसने पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी शुरू कर दी। इंडिया का ख्याल ये है कि हमला पाकिस्तान ने करवाया है, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। अगर हिस्ट्री देखें तो जब भी इंडिया में कोई सानिया हुआ है तो उसका कसूरवार पाकिस्तान को ही ठहराया गया है। हालांकि पूरी दुनिया अच्छे से जानती है कि ना तो पाकिस्तान ने कभी किसी के साथ ज्यादती की है और ना अपने साथ होने दी है। जिस वक्त ये हमला हुआ
उस वक्त मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे। ये दौरा काफी अहम लग रहा था क्योंकि उनका काफी शानदार तरीके से इस्तकबाल किया गया, मगर जैसे ही उन्हें हमले की खबर मिली तो वो फौरन भारत वापस लौटे और सारे मामले की खबर लेने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने अमित शाह को पहलगाम भेजा और उनकी हेलीकॉप्टर पर हमले की जगह का जायजा लेते हुए वीडियोस भी वायरल हुई। इसके बाद अमित शाह ने अस्पताल का भी दौरा किया जहाँ जख्मियों को ले जाया गया था। अभी तक भारतीय मीडिया की जानिब से ये बयान सामने आ रहे थे कि हमला जिसने भी किया है उसे जरूर सजा मिलेगी, मगर इंडियन गवर्नमेंट में किसी भी हुक्मरान की जानिब से अभी तक किसी कंट्री का नाम नहीं लिया गया था। हमले के ठीक एक दिन बाद मोदी को बिहार में एक ट्रेन की इफ्तिताही तकरीब में बुलाया गया, जहां पर उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर बदले की आग भड़क रही हो। लेकिन जब उन्होंने तकरीब के बाद खिताब किया तो अपनी सारी भड़ास निकाल दी। वो खिताब में कहते हैं कि जिस बेदर्दी और बेरहमी से पहलगाम आए लोगों को मारा गया उसका बदला हम लेकर रहेंगे। हम अच्छे से जानते हैं कि हमारे दुश्मन कौन हैं। अब हम अपने दुश्मनों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि दुनिया देखेगी। वो कहते हैं कि आप दहशतगर्दों की बच्ची कुची जमीन को भी मट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है। निहत से पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। ये खिताब सुनने के बाद लोगों के जहन में एक बहुत बड़ा सवाल था कि मोदी का इशारा किसकी तरफ है, मगर फिर उन्होंने जो बेमकसद और बेबुनियाद बयान दिए उनके बाद सारे सवाल आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होने लग पड़े। खिताब की ठीक अगले रोज भारतीय गवर्नमेंट की जानिब से एक बयान सामने आता है कि इंडिया में जितने भी पाकिस्तानी मौजूद हैं उन्हें 48 से 72 घंटे का वक्त दिया जाता है। वो दिए गए वक्त के अंदर भारत से निकल जाएं। Any Pakistani national currently in India under SPES visa has 48 hours to leave India. मोदी ने अपना हर नापाक इरादा बड़ी प्लानिंग के साथ पाकिस्तान तक पहुंचाया, क्योंकि पहले हर बात मीडिया के जरिए बताई जाती थी और फिर बाद में वही बयान गवर्नमेंट की तरफ से भी सामने आ जाता था। जैसे कि इंडियन मीडिया की जानिब से ये खबर नशर हुई कि इंडिया पाकिस्तान के साथ सिंध तास मुआहदा खत्म करने जा रहा है, जिससे पाकिस्तान का पानी रोक दिया जाएगा। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. इसके अलावा गवर्नमेंट की जानिब से पाकिस्तानी के वीज़े बंद करने का ऑर्डर मिला। बानी कमीशन के ऑफिस बंद करने का कहा गया, यहाँ तक कि एम्बेसीज को भी बंद करने का ऑर्डर दिया गया। अब इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को एक और पैगाम दिया कि भारतीय INS विक्रांत, जो कि उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो पाकिस्तानी हदूद के अंदर दाखिल किया जा रहा है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की लंबाई 262 मीटर और चौड़ाई 59 मीटर है। अब ज़ाहिर है ये काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसके ऊपर जेट्स और हेलीकॉप्टर आसानी से रखे जा सकते हैं। अब वो कह रहे हैं कि ये हमारा टॉप एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिससे पाकिस्तानी समंदरी हदूद में दाखिल किया जा रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इंडिया पाकिस्तान का LOC पर भी एक मायदा था, वो भी उनकी जानिब से तोड़ दिया गया है और इसके बाद भारतीय फौज की जानिब से अच्छी खासी फायरिंग भी की गई। अब जहां पर इंडिया ने पाकिस्तान पर कई पाबंदियां लगाने की कोशिश की, तो वहीं जवाब में पाकिस्तान को भी कई अहम कदम उठाने पड़े, जैसे कि इंडियन एयरलाइन के लिए एयर स्पेस बंद कर दी गई, यानी कि अब इंडिया का कोई कमर्शियल जहाज पाकिस्तानी रूट्स इस्तेमाल नहीं कर सकता। Pakistan has closed its airspace to Indian carriers. The announcement came on Thursday, just 2 days after a deadly terrorist attack in Jammu and Kashmir's Pahalgam, which left 26 people dead, most of them civilians. 2019 में जब पुलवामा केस हुआ था, तब भी इंडिया के लिए फ़िज़ाई रास्ता बंद किया गया था, जिससे सिर्फ 5 महीनों के अंदर अंदर इंडिया को $85 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा था। अब मोदी की इस सारी जारियत के बाद जनरल आसिम मुनीर का जो बयान सामने आया वो भी आपको बताते हैं। अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान का साफ अल्फाज में नाम नहीं लिया, लेकिन जिस अंदाज से पाकिस्तान के साथ दुश्मनी दिखाई जा रही है और साजिशें रचाई जा रही हैं, उन्हें देखते हुए हम कह सकते हैं कि इसके सारे इशारे पाकिस्तान ही की तरफ हैं। आप समझ लें इंडिया पाकिस्तान जंग शुरू हो चुकी है। जिस तरह हालात दिन ब दिन कुशीदा होते जा रहे हैं, यकीन के साथ ये कहा जा सकता है कि ये जंग होकर रहेगी। मोदी जानबूझकर लोगों को भड़काकर सड़कों पर निकाल रहा है और उनसे नारेबाजी करवाई जा रही है कि हम बदला लेकर रहेंगे। बगैर कुछ सोचे समझे मोदी ने इतना कुछ पाकिस्तान के खिलाफ कह दिया
آپ نے ایک بات نوٹس کی ہے کہ مودی کے اندر پاکستان کے خلاف اتنا کچھ کہنے کی ہمت آئی کہاں سے؟ مودی کو ہمت دلانے والا امریکہ ہے۔ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ امریکہ اور چائنا کے درمیان ٹیرف کی جنگ جاری ہے اور امریکہ آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک کنٹری کو اپنی طرف کرنا چاہ رہا ہے۔ اسی مقصد کے تحت حال ہی میں ٹرمپ نے اپنا وائس پریزیڈنٹ JD وینس بھارت بھیجا، جو کہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ آیا تھا اور اس کی نریندر مودی سے کافی تفصیلی ملاقات ہوئی۔ ٹرمپ نے JD وینس کے ذریعے مودی کے لیے پیغام بھیجا کہ آپ چائنا کے ساتھ نہ صرف اپنی تجارت بند کریں بلکہ چائنا پر ٹیرف بھی لگائیں۔ ٹرمپ نے آفر بھی دی کہ بدلے میں آپ جو مانگیں گے وہ آپ کو ملے گا۔ اب اگر دیکھا جائے تو بھارت کو سپر پاور کنٹری کی سپورٹ کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ ہو سکتا ہے اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو ٹرمپ کو پاکستان اور چائنا کی گہری دوستی کا بھی اندر ہی اندر سے شدید غصہ ہے اور ٹرمپ اچھے سے جانتا ہے کہ اگر امریکہ کو بھارت کی سپورٹ مل گئی تو وہ پنگا سب سے پہلے پاکستان کے ساتھ ہی لے گا۔ بس اسی لیے امریکہ بھی انڈیا کو اپنی بیک سپورٹ دے کر چائنا پاکستان دوستی کا غصہ نکال رہا ہے، جبکہ مودی کے لیے بھی پاکستان سے پنگا لینے کا یہ سنہری موقع ہے کیونکہ امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر مودی نے حملے کا الزام پاکستان پر لگا دیا تاکہ دونوں ممالک کے درمیان حالات ایک بار پھر سے کشیدہ ہو جائیں۔ ایک انڈین نیوز رپورٹ نے جب حملے کی جگہ وزٹ کیا تو اس نے لائیو کوریج دیتے ہوئے نیوز چینل کو بتایا کہ میری انفارمیشن کے مطابق جب حملہ ہوا تو حملے سے چند لمحے پہلے ساری سیکیورٹی اور فوج غائب ہو چکی تھی۔ ابھی رپورٹر کی آدھی بات منہ میں ہی تھی کہ اس کی کوریج بند کر دی گئی۔ مذاق نہیں ہے، 2000 ٹورسٹ کسی ایک پکنک سپاٹ پہ ہیں، وہاں پر نہ ہی پولیس بل کی کوئی تعیناتی نہ ہی سرکشا بلوں کی کوئی تعیناتی۔ ہم دیکھتے ہیں جب امرناتھ یاترا ہوتی ہے۔ اور اگر غور کیا جائے تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور یہ بات زیادہ مشکوک تو تب بنی جب لوگوں نے اس بارے میں گورنمنٹ سے سوال کرنا شروع کیا اور گورنمنٹ نے اس کی وضاحت دینے کے بجائے بات کو ٹال دیا۔ لیکن سب سے بڑا سوال جو اس وقت انڈیا میں اٹھایا جا رہا ہے وہ سیکیورٹی کا ہے۔ یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ جب بھی کسی کنٹری میں کوئی ٹورسٹ پوائنٹ بنایا جاتا ہے تو وہاں کی سیکیورٹی کا بھی خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ اب پہلگام ایک ایسا ٹورسٹ پوائنٹ ہے جہاں پر نہ صرف انڈیا بلکہ باہر ممالک سے بھی یہاں پر لوگ گھومنے آتے ہیں۔ اس پہلگام کو منی سوئٹزرلینڈ کا بھی نام دیا جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو سوئٹزرلینڈ میں تو پچھلے 50 سالوں میں ایک بھی ایسا کیس سامنے نہیں آیا۔ اگر آپ اپنی کنٹری کو سوئٹزرلینڈ بنانے جا رہے ہیں تو وہاں کی سیکیورٹی بھی آپ کو سوئٹزرلینڈ جیسی رکھنی چاہیے تھی۔ اس حملے کے دوران جو سروائیول تھے انہوں نے خود میڈیا کو بیان دیے ہیں کہ حملے کے بعد ہماری مدد کے لیے وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک دوسرے کو کندھوں پر اٹھا کر ہسپتال پہنچایا اور 20 منٹ کے بعد آرمی پہنچی، لیکن تب تک سارے زخمی ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ دوسری طرف گورنمنٹ کے خود کئی حکمرانوں نے سوال اٹھایا ہے کہ سیکیورٹی کہاں تھی۔ بجائے مودی اس بات کا جواب دیں وہ پاکستان پر الزام تراشی کرنے میں مصروف ہیں۔ انڈیا کی جانب سے الزام تراشی کی جا رہی ہے اور جو بے مقصد بیان دیے جا رہے ہیں اس پر پاک فوج جنرل عاصم منیر کا بیان بھی سامنے آ چکا ہے۔ آرمی چیف نے قرآنی آیات پڑھ کر دشمن کو یہ پیغام دیا کہ پاکستان کا مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا بھارت سمجھ رہا ہے اور پاکستان کا دفاع کس طرح کرنا ہے یہ ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ دشمن کسی غلط فہمی میں نہ رہے، ہم نے پاکستان کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں، ہم اس کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا اکھنڈ بھارت کا مذائقہ خیز خواب دیکھنے والوں کو دو ٹوک پیغام۔ جنرل عاصم منیر نے عوامی جذبات کی مکمل ترجمانی کرتے ہوئے کہا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں، بھارتی میڈیا جھوٹا پروپیگنڈا بند کرے۔ آرمی چیف نے صاف الفاظ میں مودی کو پیغام دیا کہ اگر پاکستان کا پانی بند کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے بعد جو ہوگا اس کا ذمہ دار نریندر مودی ہے۔ جنرل عاصم منیر کے دبنگ خطاب کے بعد بھارتی دفتر خارجہ کے ترجمان ایک لفظ بھی نہ بول سکے۔ بھارت نے پاکستان کا پانی بند کرنے کی صرف دھمکی دی ہے اور دیکھا جائے تو وہ یہ کام صدیوں سے کرتا چلا آ رہا ہے۔ دھمکی دینے اور کام کو عملی شکل دینے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ انڈیا پاکستان کی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں کسی میں بھی سنتاس معاہدہ ختم نہیں ہوا اور نہ ہی اسے اتنی آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ بھارت جو کہ پاکستان کو دھمکیاں دے رہا تھا اب پاکستان کی منتیں کرنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ گزشتہ روز BSF کے ایک بھارتی رینجر نے سرحد پار کر کے پاکستانی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی مگر پاک رینجرز کے ہتھے چڑھ گیا۔ پاکستانی حدود میں داخل ہونے والے بھارتی رینجر کے پاس 3 میگزین کے ساتھ اسلحہ بھی موجود تھا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس ایک پانی کی بوتل، ایک ٹارچ اور ایک کپڑے کا بیگ بھی برآمد ہوا ہے۔ فی الحال تو بھارتی رینجر کو چائے پلائی جا رہی ہے لیکن بھارتی گورنمنٹ کی طرف سے اس کی رہائی کی منتیں کرنے پر بات چیت جاری ہے۔ اس وقت انڈیا میں صورتحال کچھ یوں ہے کہ بارڈر پر فوج تعینات ہے، کئی بھارتی راستے بند کیے جا چکے ہیں اور دہلی میں ہائی الرٹ بھی جاری ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں
बल्कि दिल्ली में तो बाकायदा एयर फोर्स को ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिस वजह से भारत की फिजा तैयारों की शोर से गूंज रही है। जो सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है, उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि भारत पाकिस्तान पर किसी भी वक्त फिजाई अटैक कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये भारत के लिए तारीख की सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि पाकिस्तान भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। हर ज्यादती का भरपूर तरीके से जवाब देना पाकिस्तान की आदत है। लिहाजा किसी भी फिजाई अटैक की सूरत में दोनों ममालिक में जो तबाही मचेगी, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी होगा। अल्लाह पाकिस्तान को दुश्मन के हर शर से महफूज रखे, आमीन। तो ये थी आज की वीडियो। इस तरह की और भी कई डॉक्यूमेंट्री वीडियोस हमने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं, उन्हें देखने के लिए यहाँ लिंक पर क्लिक करें। खुदा हाफिज।